हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की क्लास में आज हम एक नया टॉपिक पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो है रेमेडीज़ फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग ये पढ़कर आए थे कि किस तरह से काश्तकार को उसकी जोत से अलग किया जा सकता है। इट मीन्स ग्राउंड्स ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टीनेंट। ये टॉपिक हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे, रेमेडीज़। अगर मान लीजिए किसी काश्तकार को गलत तरीके से उसकी जोत से अलग कर दिया जाता है तो उसके पास उस अलग कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध काश्तकार के पास क्या उपचार अवेलेबल है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट कौन कौन से उपचार उसे उपलब्ध करवाता है कि उसे अगर गलत तरीके से, इट मीन्स अगर अनलॉफुली उसे उसकी जोत से इजेक्ट किया गया है तो उसके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे सेक्शन 187 के बारे में, जो सीधे सीधे आप उपचार के बारे में बात करता है कि अवैध बेदखली के उपचार। अगर अनलॉफुली इजेक्ट कर दिया गया है तो उसके लिए काश्तकार के पास यानी कि टेनेंट के पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होगी। ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि धारा 187 यानी कि सेक्शन 187 में अवैध बेदखली के विरुद्ध काश्तकार को अधिकार दिए गए हैं। किसको अधिकार दिए गए हैं? काश्तकार को। जब किसी अभिदारी को विधि में दी गई रीति से भिन्न तरीके से, मतलब अगर कानून में जो तरीका बता रखा है उस तरीके के अलावा अन्य रीति से, जैसे अभी हम लोग लास्ट लेक्चर्स में पढ़कर आए ना कि किन किन आधारों पर बेदखल किया जा सकता है। जैसे लगान नहीं चुकाने पर बेदखल किया जा सकता है, किसी प्रकार का अवैध निर्माण या अवैध ट्रांसफ़र करने पर उसको बेदखल किया जा सकता है, कोई अतिचारी बनकर आ गया तो उसको बेदखल किया जा सकता है। तो ये तरीके कौन से हैं जो लॉ ने आपको बता रखे हैं। लेकिन अगर इन विधि में बताए गए तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से उसको बेदखल या कब्जा विहीन कर दिया जाता है, उससे पोजीशन छीन लिया जाता है, तो अभिदारी द्वारा भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए अथवा प्रतिकर के लिए इस धारा में, कौन सी धारा में? इन सेक्शन 187 इस धारा में वाद दायर करने का अधिकार उसे प्रदान किया गया है। समझ में आई बात? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस धारा के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के लिए जो भी रेमेडी अवेलेबल प्राप्त करनी है आपको, उसके लिए यह साबित करना ज़रूरी है कि जो वादी है, जो प्लेंटिफ है आपका, वो कौन है? अभिधारी है। शिकमी अभिधारी यानी कि जो शिकमी जो सब टीनेंट है ना, सब टीनेंट द्वारा भी वाद संस्थित किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की बात यह है कि इस धारा के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं तो किस व्यक्ति को यहाँ पर वाद दायर, इन सेक्शन 187 किस व्यक्ति को वाद दायर करने का अधिकार है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा उसे कि या तो मैं टीनेंट हूँ या फिर मैं सब टीनेंट हूँ, या तो वो टीनेंट हो या वो सब टीनेंट हो, यानी कि या तो वो अभिधारी हो या फिर वो शिकमी अभिधारी हो। ठीक है, अच्छा। और भूमिधारी को अतिचारी नहीं माना गया है, यहाँ पर भूमिधारी रहेगा, उसको ट्रांसपासर हम नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर अब आगे हम बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर 187 में क्या क्या इस प्रकार क्या क्या उपचार प्राप्त कर सकता है वो। तो देखिए, यदि कोई काश्तकार, सबसे पहले सबसेक्शन 1, ठीक है, इसमें आपके कुछ आज सबसेक्शन है, टोटल 7 हैं, हम बात करते हैं एक एक के ऊपर। यदि कोई काश्तकार अपनी जोत के संपूर्ण हिस्से या आंशिक हिस्से से अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बेदखल कर दिया जाता है, मतलब या तो उसको पूरी उसकी जोत से बेदखल कर दिया जाए या फिर उससे उसके किसी पार्ट से बेदखल कर दिया जाए, ठीक है, तो या फिर उससे उसका कब्जा प्राप्त करने से रोका जाता है कि नहीं, अब तुम यहाँ काम नहीं करोगे, तुम यहाँ खेती नहीं करोगे, तुम्हारा कब्जा नहीं है इस पर। तो वह व्यक्ति जो उसे बेदखल कर रहा है अथवा कब्जे से वंचित रख रहा है, उस व्यक्ति के विरुद्ध काश्तकार निम्नलिखित सभी या उनमें से एक अनुतोष प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगा, वाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो क्या क्या कर सकता है? भूमि क्षेत्र के कब्जे के लिए वाद दायर वो कर सकता है। ठीक है, भूमि क्षेत्र के कब्जे के लिए वो वाद दायर कर सकता है। दूसरी बात, दोषपूर्ण बेदखली या कब्जा विहीन किए जाने के लिए प्रतिकर के मुआवजे के लिए, यानी कि वो प्रतिकर का, यानी कि वो कंपनसेशन भी उससे मांग सकता है। तीसरी बात, किसी सुधार के लिए, प्रतिकर के लिए जो उसने किया, अगर मान लीजिए उस काश्तकार ने किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट करवाया है, कोई सुधार करवाया है उस भूमि पर, तो उसके लिए भी वो प्रतिकर मांग सकता है। ठीक है, ये तो हुई बच्चों यहाँ तक की बात। अब साथ में इसमें एक परंतु भी है बेटा।
तो ये जो परंतुक है आपका, ये सिंपल सा है। ये कहता है कि जहाँ पर प्लेंटिफ कौन हुआ, हमारा काश्तकार, चाहे विच इज टीनेंट और सबटीनेंट, ठीक है। तो जहाँ पर वादी जो है आपका, प्लेंटिफ जो है, डिक्री के समय चालू कृषि वर्ष में इस अधिनियम के प्रावधानों के अकॉर्डिंग बेदखल किए जाने के लिए लायबल है, तो कब्जे के लिए डिक्री पारित नहीं की जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये क्या कह रहा है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जहाँ पर काश्तकार को इस अधिनियम के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बेदखल किया गया है, वहाँ पर वो कब्जे के लिए डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लीगली हटाया गया है। फिर हम देखते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि कब्जे के लिए डिक्री पारित की गई है तो किसी सुधार के लिए प्रतिकर नहीं दिलवाया जाएगा। अगर कब्जे के लिए डिक्री पारित कर दी है तो इम्प्रूवमेंट के लिए प्रतिकर क्यों नहीं दिलवाया जाएगा, क्योंकि वो उसी का यूज़ लेगा, वही तो काम करेगा। इम्प्रूवमेंट उसने उसके लिए ही करवाया है, तो बाद में उसे इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर आपको कब्जे के लिए डिक्री इशू करवा दी गई है तो इम्प्रूवमेंट के लिए किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। क्लियर। यदि कब्जा विहीन करते समय, अब देखिए, यदि कब्जे से अलग करते समय भूमिधारी ने काश्तकार को कोई राशि प्रतिकर के रूप में चुकाई भी थी, तो ऐसी राशि काश्तकार द्वारा न्यायालय में भूमिधारी को वापस लौटानी होगी। क्लियर। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर कब्जे के लिए आपको पोजीशन के लिए डिक्री पारित कर दी, डिक्री पारित करने के बाद में किसी प्रकार का कोई भी इम्प्रूवमेंट कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए काश्तकार को कब्जे से बेदखल करते समय, उसको हटाते समय अगर लैंडलॉर्ड ने, भूमिधारी ने उसे किसी प्रकार का ऐसा कंपनसेशन दिया है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो काश्तकार उसको वापस लौटा देगा। क्लियर हो गई बात। अब आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 सेज, जहां इस धारा के अंतर्गत कब्जे के निमित्त वाद में या उक्त वाद में पारित डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील में कब्जे के लिए डिक्री सबसेक्शन 1 में उल्लेखित कारण से पारित नहीं की जा सकती, तो उस दशा में डिक्री केवल खर्चे के लिए होगी। इट्स सिंपल। ये हमें क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 कह रहा है, जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि सबसेक्शन 1 जो अभी हम पढ़ के आए ना, उसमें कुछ आध चीज़ें कि जोत के कब्जे के लिए दी जा सकती है, अवैध बेदखली के लिए प्रतिकर या सुधार के लिए प्रतिकर, वो था उपधारा 1। तो जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि उपधारा 1 के अंतर्गत इसे कब्जा नहीं दिया जा सकता, तो वहाँ उस दशा में डिक्री केवल किसके लिए पारित होगी, खर्चे के लिए पारित होगी। वो केवल और केवल जो भी खर्चा उसने करा है काश्तकार ने, उसको दिलवाएगा, कब्जा वब्जा नहीं दिलवाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात। फिर सबसेक्शन 4 ये कहता है, जहाँ डिक्री दोषपूर्ण बेदखली या कब्जा विहीनता के लिए कंपनसेशन हेतु पारित की जाए, कि भैया आपको प्रतिकर देना है, डिक्री में लिखा है, ये डिक्री में आदेश दे दे कोर्ट, तथा कब्जे के लिए नहीं, लेकिन कब्जा नहीं मिलेगा आपको, प्रतिकर तो मिल जाएगा, डिक्री में ऐसा लिखा है। ऐसी दशा में प्रतिकर उस संपूर्ण अवधि के लिए दिया जाएगा जिसमें उसे बेदखल किया गया या कब्जा विहीन किया गया और वह कब्जा बनाए रखने का हकदार था। कुल मिला के यहाँ पर जो बच्चों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो ये है, उस संपूर्ण अवधि के लिए। समझो इसे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जहाँ पर कोई डिक्री कोर्ट ने पारित कर दी है, और वो जो डिक्री पारित की है वो डिक्री किस बारे में है, वो डिक्री है कंपनसेशन के बारे में। इसे मैं इरेज कर देती हूँ ना, ठीक है, आपको ये समझा रही थी मैं, तो इसको ये समझते हैं, ठीक है। ये कहता है कि जहाँ पर कोर्ट ने कोई डिक्री पारित कर दी और उस डिक्री में केवल और केवल कंपनसेशन दिलाया जाना है, कब्जे का कोई ऑर्डर पारित नहीं कराया अभी तक कोर्ट ने, तो वो कंपनसेशन किस टाइम पीरियड के लिए होगा, वो उस ऑल ओवर टाइम पीरियड के लिए होगा जिस टाइम पीरियड में उसे बेदखल किया गया या कब्जा, मतलब जब वो ऐसे टाइम पीरियड के लिए जब वो कब्जा बनाने के लिए हकदार था। समझ में आई बात। जिस समय जिस ड्यूरेशन में उसको कब्जा बनाने का राइट था, उस दौरान अगर उसे हटा दिया गया तो उस अवधि के लिए उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 सेज, कोई अभिधारी जिसने केवल कब्जे के लिए वाद संस्थित किया है, केवल किसके लिए, केवल कब्जे के लिए, ओनली और ओनली फॉर पोजीशन के लिए वाद संस्थित किया है, उसी वाद हेतु के संबंध में सेम वही वाद हेतु के लाकर दोषपूर्ण बेदखली के लिए सुधार के प्रतिकर हेतु वाद संस्थित करने का अधिकारी नहीं होगा। वो बार बार रिपीटेशन नहीं कर सकता, अलग अलग बार बार वो सूट फाइल नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। उसे क्या चाहिए, उसे बताना पड़ेगा एक ही मामले में। क्लियर। फिर आगे बात आती है बच्चों सबसेक्शन 6। इट्स सिंपल। ये कहता है कि इस धारा के अंतर्गत कब्जे के लिए दावे में
प्रत्येक व्यक्ति जिसने वादी को बेदखल किया है या कब्जा विहीन किया है और ऐसा करने के बाद वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति को दे दी है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा। इट मीन्स टू से कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भूमिधारी ने संपत्ति ले ली और किसको, टेनेंट को इजेक्ट कर दिया ज़मीन से और संपत्ति लेकर किसी मिस्टर सी को दे दी, तो यहाँ मिस्टर सी को भी, काश्तकार जो है इस मिस्टर सी को भी पार्टी बना सकता है, ये भी आपका डिफेंडेंट बनेगा इस सूट में। ठीक है, आगे चलते हैं सबसेक्शन 7। तो यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड पार्टी भी, ये पता समझ में आ गई ना। सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है कि अगर वो भूमि काश्तकार से लेकर टेनेंट से लेकर किसी थर्ड पार्टी को दे दी गई है, तो उस थर्ड पार्टी को भी एज ए डिफेंडेंट पार्टी के रूप में शामिल किया जाएगा। क्लियर। सबसेक्शन 7 सेज, इस धारा के अंतर्गत कब्जे के लिए पारित डिक्री यथासंभव उसी भांति प्रवर्तित की जाएगी मानो वह बेदखली की डिक्री हो। कहने का मतलब है जैसे वो अपन इजेक्टमेंट वाली डिक्री पढ़कर आए थे ना कि कैसे पारित होगी, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है ना, तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू होगी कि इस धारा के अंतर्गत कब्जे हेतु पारित डिक्री जहाँ तक संभव हो, बच्चों ठीक है, ये लिख रखा है इसमें शब्द, जहाँ तक पॉसिबल हो उसी तरह से एग्जीक्यूट करवाई जाएगी मानो वह बेदखली की डिक्री हो। बट एक चीज़ में छोटी सी देखो ध्यान रखने की चीज़ है, लेकिन ऐसी डिक्री के प्रवर्तन के लिए कोई समयावधि हो तो उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। वहाँ पर जो ड्यूरेशन दे रखा है ना एजेक्टमेंट के संबंध में, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कोई समयावधि जो दे रखी है वो यहाँ पर लागू नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 187। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका सेक्शन 187। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग सेक्शन 187B की। ठीक है ना, ए इसमें यहाँ नहीं पढ़ना है हमको, 187B के बारे में बात करेंगे। ए इतना यहाँ हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग। ठीक है ना, 187B पढ़ेंगे हम सीधा। वो कहता है हमको समरी सूट रीइंस्टेटमेंट बेस्ड ऑन पोजीशन, कब्जे पर आधारित पुनर्स्थापन हेतु संक्षिप्त वाद। ये क्या कहता है, सिंपल सी बात है कि सेक्शन 187 जो आपका ये है ए बी जो है आपका, ये कहता है आपको कि सेक्शन 187 में जो अभी हम पढ़कर आए ना पीछे, तो सेक्शन 187 में शामिल किसी बात के होते हुए भी कोई अभिधारी जो अपने भूमि क्षेत्र या उसके हिस्से से इल्लीगल तरीके से अलग कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है, अपने भूमि क्षेत्र या उसके हिस्से पर पुनः स्थापित किए मतलब वापस से पोजीशन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र करते हुए वाद संस्थित कर सकता है कि भाई मुझे मेरा कब्जा वापस चाहिए। तो उस हिस्से पर वापस से पोजीशन लेने के लिए वापस से वो सूट फाइल कर सकता है, और किसी अन्य स्वत्व जो उस वाद में स्थापित कर दिया जाए के होते हुए भी कब्जा वापस ले सकता है। देखिए 187B इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट डिक्लेयर्स, ये इस बात को डिक्लेयर कर दे, साफ साफ मतलब स्पष्ट कर देती है कि अगर किसी अन्य स्वत्व यानी कि अगर किसी थर्ड पार्टी, जैसे अपन अभी पीछे मिस्टर सी पढ़कर आए थे ना, किसी थर्ड पार्टी को वो भूमि दे दी भी गई है तो भी वो कब्जा वापस ले सकता है काश्तकार। समझ में आई बात, सिंपल। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है इस धारा की कोई बात किसी भी व्यक्ति को उस भूमि क्षेत्र या उस हिस्से पर अपना स्वत्व स्थापित करने हेतु या उसका कब्जा वापस लेने हेतु वाद संस्थित करने से बाधित नहीं करेगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात कह रहा है आपको कि इस सेक्शन की कोई भी बात 187B स्पष्ट कर रहा है, कोई भी बात हो किसी व्यक्ति को जो वास्तव में उस व्यक्ति को जिसे इलीगल तरीके से अलग कर दिया गया है उसके भूमि क्षेत्र से, वो उसका कब्जा प्राप्त करने के लिए तो सूट्स फाइल कर सकता है। सबसेक्शन 3 सेज इस धारा के अंतर्गत कोई वाद केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध वो संस्थित कोई भी वाद जो है इस धारा के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जाएगा, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके। सबसेक्शन 4 सेज किसी वाद में पारित किसी डिक्री या आदेश की कोई अपील नहीं होगी। इस धारा के अंतर्गत अगर इस धारा के अंतर्गत कोई वाद में जो भी डिक्री या आदेश दिया गया है उसकी कोई अपील नहीं होगी, नो अपील। ओके। और न ऐसी डिक्री या आदेश पुनर्विलोकन के लिए अनुमत किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इनका कोई अपील भी नहीं होगी, न ही यहाँ पर इनका रिव्यू होगा। क्लियर।
नेक्स्ट सबसेक्शन 5 सेज कि धारा 184 के उपबंध ऐसी डिक्री आदेश पर लागू नहीं होंगे जो इस धारा के अंतर्गत पारित किए गए हो। उसको जो आपका जो सेक्शन 184 है उसको यहाँ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि सेक्शन 184 के उपबंध जो है किसी डिक्री आदेश मतलब ऐसी किसी डिक्री आदेश पर लागू नहीं होंगे जो इस धारा के अंतर्गत पारित किए गए हैं। बच्चों सेक्शन 184 जो है वो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करता है, निष्पादन के समय की बात करता है। ठीक, तो आप यहाँ पर ये सबसेक्शन 5 में ये चीज़ डाल दें। फिर बात करते हैं हम लोग सेक्शन 188 की, जो आपका लास्ट सेक्शन है इस पॉइंट पर, जो बात कर रहा है इंजंक्शन के बारे में, व्यादेश के बारे में। इंजंक्शन अगेंस्ट रॉन्गफुल इजेक्टमेंट, दोषपूर्ण वेदखली के विरुद्ध व्यादेश। ठीक है, इंजंक्शन की बात करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी। ये कहता है कि कोई अभिधारी जिसके भूमि क्षेत्र या भूमि क्षेत्र के हिस्से पर उसके अधिकार या उपभोग पर भूमिधारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, मतलब वो उसके पोजीशन से अगर छीन लिया है या आक्रमण की धमकी दी जाती है या फिर उसे कंसीलमेंट किया जाता है कि भाई हम जो है, या फिर उसे किसी तरह से धमकी दी जाती है, थ्रेट किया जाता है कि नहीं हम आपके जो है हम तुम्हारा जो है कब्जा वो छीन लेंगे, तुम खाली कर दो नहीं तो। ठीक है, तो शाश्वत व्यादेश अनुदत्त करने के लिए वाद संस्थित कर सकता है। आप सब लोग जानते हैं इंजंक्शन और ऑफ इंजंक्शन कट के टाइप्स जो है आपके टेम्पररी इंजंक्शन, ठीक है ना, परपैचुअल इंजंक्शन। यहाँ बात हो रही है परपैचुअल इंजंक्शन यानी कि शाश्वत व्यादेश के बारे में। तो जिस काश्तकार को बेदखल किया जाता है वो शाश्वत व्यादेश के संबंध में प्रार्थना कर सकता है, वाद संस्थित कर सकता है कोर्ट से और प्रार्थना कर सकता है कि वो शाश्वत व्यादेश का ऑर्डर जारी करे। सेकंड, न्यायालय आवश्यक जांच करने के बाद, अब न्यायालय क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। आवश्यक जांच करने के बाद निम्नलिखित दशाओं में शाश्वत व्यादेश जारी कर सकता है। इट मीन्स फर्स्ट, यदि आक्रमण से हुई वास्तविक क्षति या होने वाली संभावित क्षति के निश्चयन के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अगर मान लीजिए एक्चुअल में कितना लॉस हो जाएगा उसका कहीं कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात, यदि आक्रमण ऐसा है जिसके लिए आर्थिक प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष नहीं है, जिसके लिए अगर मान लीजिए इकोनॉमिक अगर किसी प्रकार का पेक्यूनरी कंपनसेशन, मॉनिटरी कंपनसेशन दिलाया जाता है, किसी प्रकार का मॉनिटरी कंपनसेशन दिलाया जाता है तो वो काफ़ी नहीं है, इसलिए ये शाश्वत व्यादेश जारी कर सकता है कोर्ट। तीसरी बात, जहां बहुत अधिक संभावना इस बात की हो कि आक्रमण के लिए आर्थिक प्रतिकर प्राप्त नहीं हो सकता, भैया वो देंगे ही नहीं पैसा, तो फिर क्या करेगी कोर्ट? तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट परपैचुअल इंजंक्शन का ऑर्डर इशू करेगी। समझ में आई बात? तो व्यादेश क्या है? व्यादेश एक निवारक अनुतोष है, पढ़कर आए हैं आप सब लोग। इसके अंतर्गत अवैध बेदखली किए जाने से पूर्व ही उसे व्यादेश द्वारा रोका जा सकता है। तो इस धारा की इंपॉर्टेंस क्यों है कि भैया हमको इलीगल तरीके से अगर रिजेक्ट करना है तो इजेक्शन से पहले ही आप लोग व्यादेश लाकर उस इजेक्शन को रोक सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने आज देख लिया कि क्या क्या अनुतोष प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार का जो है उपचार, किस प्रकार की रेमेडीज़ न्यायालय से प्राप्त की जा सकती हैं उस काश्तकार के द्वारा जिसे कि अनलॉफुल तरीके से इजेक्ट किया गया है। सो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है बच्चों। अगले टॉपिक में, अगले क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।